नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के डिप्लोमेटिक इतिहास में भारत का जो डिप्लोमेट मेसी का जो इतिहास रहता है, उसमें आज बहुत ही बड़ा एक कदम हमने फॉरवर्ड लिया है, यानी कि बहुत बड़ी सफलता आज हमने हासिल की है। 26/11 का मास्टरमाइंड तैमूर हुसैन राणा, जो अमेरिका की जेल में बंद था, उसको भारत लाने में भारत की सरकार कामयाब हो गई है। आज हम पूरा स्टडी करेंगे कि ये जो कामयाबी मिली है, इसके इम्पैक्ट क्या है, क्यों ये एक बहुत बड़ा कदम या बहुत बड़ी जीत के रूप में सामने आया है। पहले उससे पहले समझते हैं कि तैमूर हुसैन राणा कौन है और इसका क्या कारनामे रहे हैं। तैमूर हुसैन राणा पाकिस्तान में पैदा होता है, वहां पर वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है और एक दिन वो पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर लेता है और वहां पर वो नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसको एहसास होता है कि नहीं, उसका तो मकसद कुछ और है और वो जिहादी बनना तय करता है। अब जिहाद बनने के बाद सबसे पहला अटैक वो चाहता है कि हिंदुस्तान पे किया जाए और इसके लिए 26/11 का प्लानिंग करता है। चाहे 26/11 सन 2008 में जो 26/11 हुआ था, मुंबई पे जो अटैक हुआ था, उसकी ये प्लानिंग करता है, पूरा प्लान बनाता है। और लोग भी होते हैं और इस प्लान के तहत वो इंडिया भी आता है और यहां पर एक अमेरिकी सिटीजन यानी कि कोलमैन हेडली, ठीक है, उसके साथ ये रहता है और लगभग 200-300 बार वो बातचीत होती रहती है, रैकी होती है, पूरा देखते हैं, माहौल देखते हैं, किस रास्ते से लाया जा सकता है, कौन कहाँ रहता है, इसको रैकी बोलते हैं। रैकी किया जाता है और इसकी रिपोर्ट के बाद एक पूरा प्लान बनाया जाता है और 26/11 का जो अटैक था उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं। 26/11 सन 2008 में होता है और इसमें लगभग जो सरकारी आंकड़ा है वो लगभग 300-400 लोगों के मरने का आंकड़ा होता है, लेकिन रियलिटी में इससे ज्यादा लोग ही मारे गए थे। 26/11 के बाद जो तैमूर हुसैन राणा है वो भाग के चला जाता है कनाडा और कनाडा में वहां पर जाके नागरिकता ले लेता है और बन जाता है कनाडियन नागरिक। 2008 के बाद 2009 में अब वहां पर चला गया, अभी तक पता नहीं लगा है कि ये इसके पीछे इसका रोल है, क्योंकि जो कसाब है उसे इंट्रोगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक बातें और निकल के नहीं आई हैं। 2008-9 में फ्रांस की एक मैगजीन होती है, सॉरी डेनमार्क की एक मैगजीन होती है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का एक कार्टून का चित्र अपनी मैगजीन में वो छपवाते हैं। अब ये तो फ्रांस की चार्ली हेब्दो भी थी, वो भी करते थे, लेकिन एक डेनमार्क में भी ये था, क्योंकि डेनमार्क इस बात पर बिलीव करता है कि धर्म के लिए मतलब आजादी है, आप जो चाहो कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, उनका अपना सिस्टम चलता है। अब अच्छा या बुरा कुछ भी हो, लेकिन वो उनका सिस्टम है। डेनमार्क के अंदर जो है एक एक मैगजीन के अंदर पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है वो कार्टून की फोटो छपती है और इस चीज का बदला लेने के लिए तैमूर हुसैन राणा जो है एक बार फिर जो है खड़ा होता है और बोलता है कि ना, मैं तो डेनमार्क को सबक सिखाऊंगा और इसकी प्लानिंग करना शुरू करता है। इस प्लानिंग के दौरान जब वो कर रहा था, प्लानिंग कर ही रहा होता है, अमेरिकन एफबीआई को पता लग जाता है और एफबीआई वाले इसको पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, किडनैप नहीं, अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद इसके खिलाफ सब कुछ कार्रवाई होती है और ये अमेरिका की जेल में चला जाता है। अमेरिका जेल में जाने के बाद वो वहीं रहता है, किस इल्जाम में, जो डेनमार्क में से करना था। अभी ये 26/11 के बारे में इसका कुछ वो नहीं है, ठीक है। उधर कसाब के बारे में, कसाब से इंट्रोगेशन होती है, कसाब जो है कुछ अपने पॉइंट्स बताता है और उस पॉइंट्स को, उन कड़ियों को जोड़ते जोड़ते भारत सरकार जो है तैमूर हुसैन राणा तक पहुंचती है। अब तैमूर हुसैन राणा तो ऑलरेडी जो है वो तो अमेरिका की जेल में बंद है। अब इंडिया वाले, भारत सरकार अमेरिका से रिक्वेस्ट करती है कि भाई आप हमें ये बंदा दो, ये व्यक्ति हमें चाहिए, क्योंकि इसने यहां पर इतना बड़ा क्राइम किया है, हमें इससे पूछताछ करनी है। अगर पूछताछ करेंगे तो भाई ये कुछ ना कुछ बताएगा और ये किसके इशारे पे कर रहा था उसको हम एक्सपोज करेंगे, उसको हम पकड़ेंगे। अब आज से पहले लगभग, क्योंकि देखिए 26/11 को भी काफी टाइम हो चुका है, 15 साल से 17 साल हो चुके हैं, 18 साल हो चुके हैं। उस समय के दौर में अगर देखते हैं तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी, अमेरिकन कंट्री है जो अमेरिका है, ये किसी भी जो अपराधी, वो अपराधी जो जिसने भारत में कुछ भी क्राइम किया होता है, वो जब वो अमेरिका में या इंग्लैंड में छुप जाता है और भारत जब मांगता है भाई इनको लाके दो, हमें दे दीजिए, आपने पकड़ लिया, अरेस्ट करके हमें दीजिए, तो ये बोलते थे कि आपके यहां फ्री और फेयर ट्रायल नहीं होगा, इस कारण से हम आपको नहीं दे सकते। आप हो सकता है अल्पसंख्यकों को उतना मौका ना दो, इसलिए हम आप पे बिलीव नहीं करते, हम आपको ये व्यक्ति नहीं देंगे। ऐसा विचार अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप में रहा है, अभी तक भी बहुत है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा रहा है। इंडिया के जितने भी भगौड़े होते थे
वो यूरोप में और अमेरिका में आके बसे हैं, कनाडा में आके बसे हैं। अब खालिस्तान का देख लीजिए, खालिस्तान में भी जितने भी भगोड़े हैं सब वहीं पे कनाडा में आके बसे हैं। अब ये अलग बात है कि इनकी सबकी बैंड इन्होंने बचाना शुरू कर दी। जो गलती पाकिस्तान ने की, पाकिस्तान ने पहले आतंकियों को पैदा किया और आतंकियों को पैदा करने के बाद इंडिया पे उन्हें छोड़े। इंडिया का नुकसान जो हुआ सो हुआ, लेकिन उससे बड़ा नुकसान इस समय ये हो गया कि पाकिस्तान भी उन आतंकियों के चक्कर में बिल्कुल फंस गया है। और यही इंग्लैंड के साथ हो रहा है, यही कनाडा के साथ हो रहा है और यही अमेरिका में हो रहा था। ठीक है, लेकिन 2020 के बाद जो डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया ने डेवलप करना शुरू किया, बनाना शुरू किया अमेरिका के ऊपर, और थोड़ी सी बॉन्डिंग बनना शुरू हुई इंडिया की और अमेरिका की। और यहां पे बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स भी आता है, क्योंकि जो चाइना का राइज हुआ और अमेरिका चाइना से डरा, जो उसको अमेरिका को भी चाहिए एक ऐसा पार्टनर एशिया के अंदर खासकर जो चाइना की बराबरी टक्कर ले सकता है। और पूरी दुनिया में चाइना को टक्कर ले सकता है वो है इंडिया। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बल्कि पॉपुलेशन के, मार्केट के वाइज, इकोनॉमिक्स वाइज भी जो है इंडिया चाइना को बराबर टक्कर दे सकता है। चाइना का और कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता सिवाय इंडिया के। अब अमेरिका को इंडिया चाहिए, अब इंडिया चाहिए तो इंडिया की कुछ तो बात माननी पड़ेगी। अब इंडिया ने जो बोला कि भैया तहव्वुर हुसैन राणा जो आपकी जेल में जो बंद है उसको हमें चाहिए कि हम इसका इंट्रोगेशन करेंगे, तो अमेरिका ने ये बात मान ली और अमेरिका ने इस बंदे को इंडिया भेज दिया। अब इंडिया वो आ चुका है, जब ये वीडियो बन रहा आ चुका है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इसके पूछताछ करेगी और इससे जो राज है निकलवाएगी कि भैया तुम्हारे इस कुकर्म में कौन कौन शामिल था बताओ, इससे कि हम अपना जो केस है वो आगे ले जा सके। इस बीच दो घटनाएं घटती। पहला तो पाकिस्तान वाले पहले बोलते हैं देखिए हमें क्या मतलब भाई, हमारा नागरिक थोड़ी ना है, ये तो कनाडा का नागरिक है, हमसे क्या मतलब है, तो हम तो, हमारा तो बंदा है ही नहीं है, ये तो कनाडा का, आप जानो वो जाने। लेकिन ये कहने देने भर से चीजें होती नहीं है, क्योंकि कनाडा का नागरिक है, कि कनाडा का नागरिक बनने से पहले वो पाकिस्तान का नागरिक था। पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई की, डॉक्टर बना, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ज्वाइन कर ली इसने। तो पाकिस्तान में तो पूरा सब कुछ किया हुआ है, इसके अंदर से लेकर बाहर तक पूरी जानकारी है इसको। और जो उसकी आइडियोलॉजी बनी वो पाकिस्तान में बनी है। बाद में वहां उसने जो हरकतें की इंडिया के साथ, तो भाग के वो कनाडा में आके बसा है वहां पे, वो अलग बात है। ठीक है, तो पाकिस्तान इस समय बहुत डरा हुआ है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि अगर इसने कुछ ऐसे जर्नलों के नाम ले लिए, कुछ कर्नलों के नाम ले लिए, तो बहुत दिक्कत पाकिस्तान को आने वाली है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि इसको हम, क्योंकि कसाब की वजह से पहले तो पाकिस्तानियों ने कसाब को भी कहा था कि कसाब जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, ये तो इंडियन है। बल्कि वहां हालत थी कि अगर आप एक फोटो देखोगे तो कसाब ने कलावा बांधा हुआ है, तो कहा कि ये तो कोई हिंदू है, इसने कि अपने लोगों पे गोली चला दी है। लेकिन नहीं, कसाब ना इंडियन था ना हिंदू था। ठीक है, जब वो कसाब पकड़ा गया है और उसका इंट्रोगेशन हुआ है, तब उसने बताया कि मेरा घर यहाँ है, वहां है, वहां पे। इमेजिन कीजिए कि अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता जिंदा, तब क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप आतंकवादी है पकड़ के मार दो, तो हमेशा ये होता है कि मारना ही सोल्यूशन नहीं। कभी कभी जिंदा आतंकवादी बहुत काम का होता है, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको बहुत हेल्प करती है। कसाब अगर मारा जाता तो पाकिस्तान और जो भारत से जो खुन्नस खाने वाले देश हैं वो बोलते कि नहीं ये तो वहीं का बंदा है, तो इंडिया का बंदा है, क्योंकि उसके हाथ पे कलावा बंदा है। कलावा तो बंदे में क्या, रंग धागा बांधने में क्या दिक्कत है, कोई बांध सकता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया तो उसने पोल पट्टी खोल दी। तो वहीं भाई तहव्वुर हुसैन राणा जो है जब इंडिया आएगा तो ये भी कुछ ना कुछ तो पोल पट्टी खोलेगा। तो वो चीजें देखने वाली होंगी, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो और भगौड़े हैं भारत के, ठीक है, चाहे वो ललित मोदी रहे हों, चाहे वो आपके विजय माल्या रहे हों, नीरव मोदी रहे हों, ठीक है, खालिस्तानी जितने बड़े बड़े आतंकवादी लोग कनाडा बसे हुए हैं, ये सब रहे, अब इनको भी डर लगने लगा है कि यार अगर तहव्वुर हुसैन राणा इंडिया जा सकता है तो हो सकता है हम लोगों की बारी भी आ जाए, ये पुलिस यहाँ पकड़ ले और हमें फिर वो वहां पे डाल दे। तो ये इस वजह से जो भगौड़े हैं उनके बीच में बड़ा गड़बड़ चल रहा है कि यार ये क्या हो सकता है। ठीक है, और ये होगा जरूर। भारत ने डिप्लोमेटिक रूप से अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है। देखिए, किसी भी देश की जो डिप्लोमेसी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, वो देश दुनिया के लिए कितना जरूरी हो जाता है। आज से 20-30 साल पहले तक इंडिया की इकोनॉमिक पावर इतनी मजबूत नहीं थी, परचेसिंग पावर भी इतनी मजबूत नहीं थी। ठीक है, तो भारत की बात कोई मानता नहीं था। उस समय नेता कोशिश करते भी थे, अधिकारी कोशिश करते भी थे, बट वो इतनी हैसियत इतनी मजबूत ना हो। देखिए, हैसियत का मतलब क्या है, पैसे से मतलब होता है। तो पैसे से कमजोर होने के कारण हमारी बात कोई मानता नहीं था और कुछ ना कुछ हमें वो भाना मानते थे। लेकिन जब इंडिया की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो रही है तो अब ये बात जो है बाकी देशों को भी लग रहा है कि नहीं, इनकी बात मानना जरूरी है, नहीं तो ये फिर जो है हमारे व्यापार नहीं कर पाएंगे और फिर हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, तो नुकसान हमें हो जाएगा। तो आज जो भारत मजबूत हो रहा है वो भारत की इकोनॉमिक पावर की वजह से है। अब एक रिपोर्ट आती है कि सन 2030 तक भारत
50% से ज्यादा लोग जो है भारत पॉपुलेशन के वो मिडिल क्लास बन जाएंगे, यानी कि लगभग 150 करोड़ में से 75 to 80 करोड़ लोग मिडिल क्लास बन जाएंगे। मिडिल क्लास का मतलब क्या हो गया कि ये लोग परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, गरीब से वो मिडिल क्लास में आ जाएंगे, सामान खरीदने की क्षमता जो है भारत में बढ़ जाएगी। और सामान तो हर आदमी बेचना चाहता है, चाहे चाइना हो इंडिया को बेचना चाहे, चाहे अमेरिका इंडिया को बेचना चाहे, तो क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ रही है, इतना बड़ा 80 करोड़ लोग मिडिल क्लास बन रहे हैं, तो समझिए कि कितना बड़ा मार्केट किस दूसरे देश को मिल रहा है। तो इसलिए इंडिया की बातें अब मानना शुरू हो गई हैं, और जो कि मैंने कहा ना, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी सब आपस में गुथे हुए हैं, कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी सफलता आप तैमूर हुसैन राणा के रूप में देख सकते हो कि इसका जो एक्सट्रेडिशन हुआ, इंडिया आया है, वो अपने आप को दिखाता है कि किस तरह से हमारा देश किधर जा रहा है। अभी तक कोई खबरें, अब क्या निकल के आता है उस पर वीडियो में बाद में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही है।